परिवार एक है तो भाभी की तकलीफें आप क्यों नहीं देख पाई। रचना, हमारी शादी को 4 महीने हो गए हैं। अब इस घर के लोग तुम्हारे लिए अनजान नहीं हैं। तुम इस तरह से उदास रहोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा। समझता हूँ ये घर तुम्हारे लिए नया है, पर धीरे धीरे यही घर तुम्हें अपने लगने लगेगा। देखो, भाभी भी तो बिना भैया के यहाँ रह रही हैं, और फिर माँ भी तो हैं। बस कुछ रोज के लिए तो जा रहा हूँ, फिर तुम इतना क्यों रो रही हो। विनय अपनी पत्नी रचना से करता है। रचना बोली, सही कहा आपने। हमारी शादी को 4 महीने हो गए। इन 4 महीनों में मैं सबके स्वभाव से परिचित हो गई हूँ। जहाँ तक भाभी की बात है, वो मुझे छोटी बहन की तरह प्यार करती हैं, मुझे कुछ करने भी नहीं देती हैं। मम्मी जी का व्यवहार उनके साथ जैसा है, आज न कल मेरे साथ भी वैसा ही होगा। बस यही सोच सोच कर मैं डर रही हूँ। विनय बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। रचना बोली, अगर भैया यहाँ रहते तो शायद भाभी को इतना कुछ सहना नहीं पड़ता, और आपके जाने के बाद मेरे साथ भी वही सब हुआ तो। विनय रचना को समझा रहा था, तभी उसकी माँ विमला जी आई और बोली, बहू किसी को विदा करने समय रोते नहीं है, ये अच्छा शगुन नहीं होता। और ये क्या तुम्हारे पल्लू से बंधा रहेगा, नौकरी नहीं करेगा। तुम्हारे माँ बाप ने इसकी नौकरी देखकर ही तो तुम्हारा रिश्ता किया था। इन 4 महीनों में तो तुम्हें सब सीख जाना चाहिए था। जाओ, विनय के लिए दही चीनी लेकर आओ। रचना वहाँ से चुपचाप चली गई। विमला जी बोली, बेटा, जैसे 1 और 1 11 होते हैं, वैसे ही बेटे बहू को मिलाकर ही परिवार बनता है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। आखिर अब ये इस परिवार की सदस्य है। वो बोला, माँ, आप उसके मन का डर समझ नहीं रही हैं। अगर आप बहू को परिवार का हिस्सा मानती तो भाभी की तकलीफ इतने सालों में क्यों नहीं देख पाई। बेचारी जब भैया होते हैं वो फूल की तरह खिल उठती है, और उनके जाते ही आखिर ऐसा क्या होता है कि वो मुरझा जाती हैं। कभी सोचा है आप इस बहू की तकलीफ कैसे समझेंगी, जब सालों में भाभी की तकलीफ नहीं समझ पाए। विनय दही चीनी खाकर सबसे विदा लिया। अगले दिन रचना का मन बहलाने के लिए उसकी जेठानी सोनिया उसे रसोई में अपने साथ ले गई। फिर चाय बनाकर बोली, ये लो, मम्मी जी को लेकर आओ, वो खुश हो जाएंगी। रचना बोली, भाभी, मेरी एक चाय देने से मम्मी जी खुश हो जाएंगी। आपने तो इतने सालों में क्या कुछ नहीं किया होगा, फिर वो आपके साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों करती हैं। सोनिया बोली, इसमें पूरी गलती उनकी भी नहीं है, कुछ गलती हमारी भी होती है। शुरुआत में जब हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, हमें उसी समय रोकना चाहिए, पर कई बार रिश्ते को मौका देने के चक्कर में हम सहते चले जाते हैं। मम्मी जी के साथ शायद उनकी सासू माँ ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिसके कारण उनका स्वभाव भी वैसा ही हो गया है। खैर छोड़ो, तुम चाय लेकर आओ। हंसी मजाक करते 2 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अगले दिन विमला जी रसोई में आई और बोली, छोटी बहू, लगता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तभी पूरे दिन हंसी ठिठोली में बिता देती हो। कम से कम अपना कमरा ठीक कर लो। तुम्हारी शादी के समय से ही उस कमरे में इतना सामान बिखरा पड़ा है, उसे ही व्यवस्थित कर लो। घर में पति ना हो तो अपना मन काम में लगाना चाहिए, न कि सास की बुराई करने में। इतना कहकर वो चली गई। उनके जाते ही रचना उदास हो गई। सोनिया बोली, रचना, बच्चों को आने में समय है, चलो रसोई का काम खत्म करके तुम्हारे कमरे को एक नया रूप देते हैं। देवर जी आते ही खुश हो जाएंगे। ये सुनकर रचना आज भी चहक उठी। फिर दोनों ने मिलकर उस कमरे को ठीक किया। अगले दिन सुबह से रचना विनय का इंतजार कर रही थी। जैसे ही विनय दरवाजे से अंदर आया, रचना बच्चों की तरह भागकर उसके गले लग गई। आस पड़ोस की औरतें देखकर हंस रही थी, वहीं सोनिया रचना की खुशी देखकर खुश हो रही थी। तभी विमला जी ने आवाज लगाई, छोटी बहू, तुम्हारा पति कहीं भाग नहीं जाएगा, उसे घर के अंदर तो आने दो। अचानक रचना को ख्याल आया कि वो अपने ससुराल में है। उसने दुपट्टे को अपने दांतों में दबाया और शर्माते हुए विनय से अलग हो गई। विनय मुस्कुराते हुए माँ का पैर छुआ और अपने कमरे में चला गया। वहीं विमला जी रचना को आंखें दिखा रही थी। सोनिया रचना को चाय देते हुए बोली, ये लो, जाकर देवर जी को दे दो, और जितनी बातें करनी है कर लो, बस थोड़ी देर मम्मी जी के सामने मत जाना। रचना सब समझ गई और मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। करीब 2 महीने बाद सोनिया के पति राघव छुट्टी लेकर आए। रचना ने राघव का आशीर्वाद लिया तो राघव ने कहा, और कहो रचना, इस घर में मन लग गया। रचना बोली, भाभी है तो मन लग ही जाता है, बस भाभी का मन नहीं लगता। राघव हर बार की तरह आज भी सोनिया को रसोई में देख मुस्कुरा रहा था।
रात के खाने में सोनिया ने सबकी पसंद की चीज़ें बनाई। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। रचना बोली, भाभी मैं रसोई का काम देख लूँगी, आप जाइए। तभी विमला जी आई और बोली, बड़ी बहू आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तुम तेल लगा दो। रचना बोली, मम्मी जी मैं लगा देती हूँ, भाभी बहुत थक गई हैं। विमला जी बोली, बहू यहाँ सखी पूर्वा मत किया करो, अपना अपना काम किया करो। तभी विनय आया और बोला, क्या हुआ माँ, आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? सोनिया चुपचाप रसोई में तेल गरम करने चली गई। विमला जी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी का ख्याल रखती हूँ, पर यह है कि मेरी एक नहीं सुनती है। रचना बोली, मम्मी जी आप अगर मेरा ख्याल रख सकती हैं तो भाभी का क्यों नहीं? कितने दिनों बाद भैया आए, भाभी का भी तो मन की बातें करनी होंगी। और जहाँ आपके पैरों के दर्द का सवाल है तो आपके पैरों में तेल तो आपका बेटा भी लगा सकता है। क्यों जी, आप अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकते? ज़रूरी है कि मम्मी जी को भाभी ही तेल लगाएं? रचना ने विनय को इशारा किया। विनय समझ गया और बोला, हाँ माँ, बहुएं तो आपकी सेवा करती ही हैं। चलिए आज मैं आपकी सेवा करता हूँ। इतना कहकर वो सोनिया के हाथों से तेल लिया और माँ के साथ चला गया। कमरे में विमला जी बोली, विनय मैं कह रही हूँ अपनी पत्नी को समझाओ, ऐसा ना हो कि आगे चलकर वो तुम्हारी भी ना सुने। वो बोला, माँ बहुओं के बारे में शायद आपकी राय गलत है। दादी ने जैसा व्यवहार आपके साथ किया आप वही अपनी बहू के साथ कैसे कर सकती हैं? एक बार सास नहीं माँ बनकर उनकी तकलीफ़ों को समझिए तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर विनय चला गया। अच्छे दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। देखते ही देखते राघव के जाने का समय भी आ गया। एक सुबह सोनिया को जागने में थोड़ी देर क्या हो गई, विमला जी ने सारा घर सर पर उठा लिया। जब सोनिया चाय देने गई तो वो गुस्से में बोली, अब फुर्सत मिली है तुम्हें, इतने सालों का नियम तुम कैसे भूल सकती हो? राघव बोला, माँ आपको कौन सा नौकरी पर जाना है, एक रोज अगर चाय थोड़ी देर से भी पियोगी तो कोई दिक्कत नहीं है। माँ घर की शांति बनी रहे उसके लिए कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना भी आना चाहिए, वरना जिस तरह से आप आवेश में आ जाती हैं, अगर सीमा के सैनिक आ जाएं तब तो रोज़ जंग होती रहेगी। शाम में जब राघव जाने लगे तो सोनिया की आंखों में सवाल थे कि आखिर कब तक। विमला जी बोली, बेटा तुम यहाँ की चिंता मत करो, जब तुम यहाँ नहीं रहते हो तो तुम्हारी पत्नी की तकलीफ देखने के लिए मैं हूँ। राघव बोले, माँ जो सालों में आपसे नहीं हो पाया वो मेरे जाने के बाद कैसे कर लेंगी? ये सब कहकर क्यों खुद को झूठा साबित करती हैं? रहने दीजिए, आप किसकी तकलीफ कितना समझती हैं मैं भी जानता हूँ। मैं देश के दुश्मनों से लड़ सकता हूँ पर अपनी माँ से नहीं लड़ सकता। इतना कहकर राघव चला गया। सोनिया ने मुस्कुराते हुए राघव को विदा किया। रचना सोनिया से बोली, भाभी आप कहाँ से इतना साहस और धैर्य लाती हैं, मुझ में तो नहीं है। सोनिया बोली, एक औरत धैर्य और शक्ति दोनों का रूप होती है, बस वक्त पड़ने पर कभी सरस्वती तो कभी काली का रूप लेती है। कुछ रोज बाद विमला जी की चाय रचना ने बनाई तो विमला जी गुस्से में सोनिया से बोली, बहू तुम जानती हो मुझे कैसी चाय चाहिए, फिर तुम्हें छोटी बहू के हाथों से क्यों भिजवाया? सोनिया बोली, मम्मी जी अपनी आदतों को बदल लीजिए, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी ज़रूरत में भी बढ़ रही है तो मुझे उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर रचना की बनाई चाय हम सब पी सकते हैं तो आप क्यों नहीं? इतना कहकर सोनिया वहाँ से चली गई। सोनिया के बदले हुए रूप को देखकर हर कोई हैरान था। विमला जी विनय को बोली, राघव को गए हुए 2 रोज भी नहीं हुए कि इसका रूप बदल गया। ये सब तुम्हारी पत्नी के संगत का नतीजा है, जो इतने सालों में नहीं हुआ आज कैसे हुआ? विनय बोला, माँ जब आप इतने सालों में उनकी तकलीफ नहीं समझ पाई तो आखिर वो कब तक आपकी उम्मीदों को क्यों पूरा करेंगी? एक तरफा त्याग आखिर कितने दिन चलेगा? वक्त रहते संभल जाइए, वरना दूसरी बहू भी ऐसी हो गई तो सोचिए आपका क्या होगा। विमला जी ने गुस्से में चाय पीना छोड़ दिया तो सोनिया उनके पास गई और बोली, मम्मी जी हम भी दूसरे घर से आए पर हमने समझौता किया, वही उम्मीद हम आपसे रखते हैं, पर आप अगर थोड़ा सा भी सहयोग नहीं देंगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
बहू अगर सास की तकलीफ़ों को समझ सकती है तो क्या सास बहू को बेटी समझकर उसकी तकलीफ़ नहीं समझ सकती? इतना कहकर वो चली गई। विमला जी को एहसास हुआ कि उन्होंने खुद अपनी बहुओं को खुद से दूर किया, जो गलती अब वो नहीं दोहराएंगी। वक्त बीता। अब साल में एक आध बार जब बच्चों की छुट्टी होती तो सोनिया राघव के पास चली जाती। इधर विमला जी रचना के साथ मिलकर घर को संभालती। एक दूसरे का सहयोग मिलता रहा तो सबकी तकलीफ़ों का अंत हुआ। दोस्तों, ये सीख है उन माँ और बहनों से जो आगे चलकर सास बनेंगी या सास है। अगर हम अपनी तकलीफ़ों से सीखें तो कभी अपनी बहू बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार न करें कि उनकी तकलीफ़ का कारण हम बन जाएं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।